वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। उस कड़ी में हमने पार्ट 1 अध्याय 1 का वास्तविक संख्याएं रियल नंबर के बारे में आज स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, तो रियल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग स्टार्टिंग में पहला थ्योरम दिया गया है, पहला प्रमेय दिया गया है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एक्चुअली में ये प्रमेय ना कह के एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को सॉल्व करने का मेथड होता है एल्गोरिथम। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। आप ओके, तो ऐसा है कि माना धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? ए है। ओके, दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या आप मान लीजिए, दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या बी है। ठीक है, यहां तक समझ में आई। हमने दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ए और बी मान लिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ए को बी से विभाजित करेंगे। तो माना भागफल सी आता है और शेषफल आप मान सकते हैं, शेषफल हो सकता है आपको आर मिले। क्या मिले? आर मिले। तो आप कैसे कर सकते हैं इसको, आगे देखिएगा। तो यहां पे हम अगर कहें कि भाज्य क्या है, भाज्य आपका है ए। भाज्य क्या है? ए। भाजक क्या है जिससे आप भाग दे रहे हैं? भाजक है आपका बी। भागफल क्या है आपका? भागफल आपका है सी। और शेषफल क्या है आपका? शेषफल आपका है आर। ठीक है, रिमाइंडर आर है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है कि हम लोग पहले जब लॉन्ग मेथड से भागफल करते थे तो हम भाग को चेक करते थे कि ये सही है या फिर गलत है। तो उसके लिए एक मेथड हम लोग इस्तेमाल करते थे जो इस प्रकार था कि हम लिखते थे भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई, मतलब गुणते भागफल अब प्लस शेषफल। ये आपने पढ़ा है पिछले क्लासेस में। ठीक है, तो अब बताइए कि भाज्य बराबर, भाज्य क्या है यहाँ पे? ए है। भाजक क्या है इसमें? बी है। और भागफल क्या है आपका? सी है। और रिमाइंडर क्या है? आर है, मतलब शेषफल आर है। तो ये एक्सप्रेशन हमको मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है, आप जो आप पढ़ते आए थे वही चीज है कि भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। उसको हमने इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा। अब आप पूछ सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन किस काम में आएगा? तो ये एक्सप्रेशन आपको महत्तम समापवर्तक या मस या फिर एचसीएफ निकालने में काम आएगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं इसका प्रयोग महत्तम समापवर्तक मीन्स की मस, इसी को एचसीएफ भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज्ञात करने में करते हैं। तो आई होप बच्चों ये आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ है नहीं, दो आपने धनात्मक पूर्णांक संख्याएं लिया ए और बी, उसको ए और बी को ए को बी से भाग दिया तो भागफल आपको सी मिल गया।
और इसमें शेषफल आपने मान लिया कि r है। फिर आपने ये सारी चीजें लिखा, भाज्य a, भाजक b, भागफल c और शेषफल r। और ये आप पता ही है, ये आप लॉन्ग मेथड यूज करते थे भाग को करने में, और उसको चेक करने में हम लोग इस मेथड, इस एक्सप्रेशन का यूज करते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, और हमको ये एक्सप्रेशन मिलता है। और ये एक्सप्रेशन का प्रयोग हम मस या फिर एचसीएफ निकालने में प्रयोग करते हैं। ओके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बाद हम एक प्रमेय, जो आपके चैप्टर का पहला प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक एल्गोरिथम है, वो प्रमेय आप नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन ये प्रमेय है आपका। ये प्रमेय का लैंग्वेज दिया गया है एनसीईआरटी में, हम पहले उसको समझेंगे और इसका क्या मतलब है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ये बताया गया कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मीन्स कि उसमें क्रम मायने नहीं रखता, क्रम कोई भी हो सकता है। उदाहरण के लिए हम समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल के लिए माना कोई भाज्य संख्या, आपने मान लिया, माना भाज्य संख्या क्या है, मान लिया आपने 30 मान लिया, ठीक है। आपने कोई भाज्य संख्या 30 मान लिया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो यहां पे लिखेंगे 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिएगा। 30 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, आपने ऐसे लाइन खींचा, ये निकालना आपको आता होगा। 30 पहले हम दो एक अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है, तो 2 को हम 2 से हम भाग देंगे इसको। तो आप 2 से 30 को भाग देंगे तो 15 आएगा। फिर अब 2 से जाएगा नहीं तो हम 3 से विभाजित करेंगे, तो यहाँ पे 3 बचे 15, अब फिर 5 एकम 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 30 का गुणनखंड, आपको अभाज्य गुणनखंड मिल गया कि 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 1, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि अगर अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आपने व्यक्त किया तो उसके क्रम के बिना अद्वितीय होता। मीन्स कि अगर आप इसका क्रम बदल दीजिए, क्रम बदलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्रम बदलेंगे तो मान लीजिए आपने 30 को पहले आपने 1 लिख दिया, फिर आपने 5 लिख दिया, फिर चाहे आप 2 लिख दिया, फिर आपने 3 लिख दिया। किसी भी क्रम में लिखिएगा तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो वापस फिर गुणा करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस फिर 30 ही मिलेगा। तो इसका मतलब, ये कहने का मतलब इस प्रमेय का है कि आप इसका क्रम किसी प्रकार लिखिए, ये संख्याएं जो हैं इसका क्रम किसी भी प्रकार आप बनाइए, फिर भी उसका जो गुणनफल होगा वो सेम होगा। मतलब अद्वितीय मीन्स होगा यूनिक है, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ओके, तो आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने अभी प्रमेय 1.1 हमने अध्ययन किया। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उदाहरण 1 क्या कहता है, आपको ध्यान से पढ़िएगा कि संख्याओं 4 की पावर कोई भी n संख्या है उसका विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या जानते हैं, काउंटिंग नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाता है। ओके, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप कैसे करेंगे इसको हल, देखिएगा।
हल। ठीक है, तो किसी किसी n मान के लिए, किसी n के लिए, किसी n के लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगा यदि, आप क्या कह सकते हैं, यदि 4 की पावर n 5 से विभाजित हो, यदि वह संख्या 5 से विभाजित हो। ओके, तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी संख्या अगर 5 से विभाजित होगा तो उसके लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। अगर 0 नहीं है तो वो संख्या 5 से हो सकता है ना विभाजित हो। मीन्स कि आप इसमें इस पे गौर कर रहे हैं, तो इसमें 5 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो 5 से विभाजित होना चाहिए। तो हम 4 के पावर n पे विचार करेंगे कि 4 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 की पावर n लिख सकते हैं कि नहीं। 2 को हमने अभाज्य गुणनखंड लिख दिया, 2 गुणित 2 की होल पावर n। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर n, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n। ठीक है, तो स्पष्ट है कि इसमें सिर्फ 2 ही आएगा। 2 की पावर आप 10 लिख दीजिए तो 2 गुणित 10 बार आप लिखेंगे, तो मतलब इसमें केवल 2 आ रहा है। इसमें लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे स्पष्ट है कि 2 की पावर 2n में केवल 2 ही आएगा। अर्थात इसमें 5 का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अतः आप लिख सकते हैं, अतः 4 की पावर n में n संख्या में शून्य मीन्स 0 से समाप्त नहीं होगा, पर समाप्त नहीं होगा। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। इसमें कुछ नहीं करना है कि आप मान लिया कोई n संख्या के लिए 4 की पावर शून्य से समाप्त होगा, तो उसमें एक गुणनखंड 5 आना चाहिए, अर्थात वो 5 से विभाजित होना चाहिए। तो आपने देखा कि 4 की पावर n को आपने 2 के उसका फैक्टर निकाला, उसका गुणनखंड निकाला, तो 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। और 2 गुणित 2 2 बार आया तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और 2 की पावर 2 मतलब पावर की पावर होता है, घात की घात होता है, तो घात गुणा हो जाता है, तो 2 की पावर 2n हो गया। तो इस पे स्पष्ट हो गया कि 2 की पावर कुछ है संख्या, इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 ही आएगा। 2 ही पूरा अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो उसमें सिर्फ 2 ही दिखेगा, उसमें 5 नहीं दिखेगा। तो आप कहेंगे कि वो 5 से विभाजित नहीं होता है, उसमें यहाँ पे 5 का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं अतः 4 की पावर n 0 से समाप्त नहीं होगा। ओके बच्चों, अभी हमने उदाहरण पहला सॉल्व किया एनसीईआरटी का। अब हम उदाहरण 2 पे आ गए हैं। उदाहरण 2 आपका इस प्रकार है कि उदाहरण 2 ये कहता है कि संख्याओं 6 मतलब 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप पहले क्या करेंगे कि 6 संख्या लिखेंगे। आप संख्या क्या लिखा हमने 6। अब 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे।
तो 6 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इसका, देखिएगा जैसे 6 है तो इसका हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे 6 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3 गुणित 1। ठीक है। अब इसी प्रकार आपको 20 का निकालना पड़ेगा। संख्या 20। तो संख्या 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 20 का अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से हो जाएगा 2 धम्मा 10, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो आप लिख सकते हो 20 इक्वल टू 2 गुणित 5 गुणित 1। ठीक है। तो इसको घात के रूप में लिखेंगे 2 पावर 2 गुणित 5 गुणित 1। ठीक है। तो अब हम आएंगे, पहले क्या निकालेंगे HCF। HCF क्या करते हैं कि इसमें उभयनिष्ठ और सबसे छोटी घात देखते हैं। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटी घात। अब यहाँ पे दो दोनों में उभयनिष्ठ है और इसमें सबसे छोटी घात कौन सा है, 2 वाला है कि 1 वाला है, 1 वाला है। तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 ले लेंगे। अब देखिए क्या 3 इसमें उभयनिष्ठ है, नहीं है। 1 उभयनिष्ठ है, हाँ 1 उभयनिष्ठ है। और 5 उभयनिष्ठ है, नहीं है। तो इसका मतलब नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 1 मतलब कि 2 गुणित 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो 6 और 20 का ऐसे लिखते हैं आप, HCF 6, 20 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें सबसे उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात देखते हैं। अब एलसीएम आएंगे अगर निकालने, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ नहीं, संबद्ध दोनों में होना चाहिए, संबद्ध सबसे बड़ी घात। तो 2 इसमें संबद्ध है दोनों में, तो 2 का बड़ी घात लेंगे, तो 2 की पावर 2 लेंगे। फिर गुणते क्या इसमें 3 है, इसमें कॉमन नहीं देखना है, इसमें संबद्ध देखना, मतलब इसमें 3 है तो 3 ले लीजिए, और यहाँ 5 है तो 5 ले लीजिए, और 1 है तो 1 ले लीजिए। तो 2 दूना 4 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 1, तो मतलब 4 3 12 गुणते 5, 12 पंचे 60। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 20 का 60 आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों कि 6 और 20 का अभाज्य गुणन विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। आपको मैंने बताया कि पहले आप क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, उसको घात के फॉर्म में, घात के रूप में लिख लेंगे, और अगर हम एचसीएफ पे जाते हैं तो दोनों में कॉमन देखेंगे कौन सा है और उसका छोटी घात को हम लिखेंगे। यहाँ पे जैसे 2 की पावर 1 यहाँ पे सबसे छोटी घात है और दोनों में कॉमन है, संबद्ध उभयनिष्ठ है। लेकिन एलसीएम में क्या है कि दोनों जो गुणनखंड है उसके संबद्ध मतलब कि बड़ी घात लेना है। तो 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 ले लिया, इसमें संबंध है 3 तो 3 ले लिया, और इसमें संबंध है 5 तो 5 ले लिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 60 मिलेगा। इस तरीके से ये आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको अभी मैंने उदाहरण 2, आपको एनसीईआरटी के दोनों उदाहरण हमने समझाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम उदाहरण 3 पे जाते हैं। उदाहरण 3 ये कहता है, अच्छा उसके पहले आपको एक नोट लिखा हुआ है, मैंने लिखा है, इसको समझिएगा कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक, अगर कोई 2 धनात्मक पूर्णांक हैं a और b, ठीक है ना, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, तो उसका HCF निकालिए और उसका LCM निकालिए, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका गुणनफल बराबर होगा किसके, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पे लिखा हुआ है कि HCF a और b का निकालिए और LCM a और b का निकालिए, दोनों का गुणा करिए, वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, a गुणित b के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप बिल्कुल समझ में आ गई होगा। अब हम आते हैं उदाहरण 3 पे। उदाहरण 3 क्या बताता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और
404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए हल कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 96 और 404 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड, कैसे निकालेंगे देखिएगा। 96 लिखेंगे और ऐसे हम डिवाइड करेंगे। तो 2 से हम भाग देंगे तो 2 चौक 8 और 1 और 6 16 बनेगा। 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे 2 12, फिर 2 से करेंगे 2 6 और फिर 2 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1। तो 96 को हम अगर गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे कि 2 गुणते 2 गुणते 1 2 3 4 5 बार है। 1 2 3 4 5 बार और फिर 3 गुणते 1। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 गुणते 1। ठीक है। तो इस तरीके से घात के रूप में हम लिखेंगे। अब 404 का गुणनखंड निकाल लीजिए। 404 का अभाज्य गुणनखंड देखिए कैसे निकालेंगे। 404 का 404 का जब निकालेंगे तो 404 लिखेंगे ऐसे, एक खड़ी लाइन एक बड़ी लाइन दोनों बनाएंगे। अब फिर क्या करेंगे, 2 से पहले चेक करेंगे हाँ विभाजित होगा कि नहीं। हाँ विभाजित हो रहा है। तो 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 101 आप अपने आप में एक अभाज्य संख्या, तो 101 को लिख दिया। ठीक है। तो यहाँ पे 404 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 101 गुणते 1। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणते 101 गुणते 1। तो अब हम आएंगे पहले HCF पे। HCF किसका किसका हम निकाल रहे हैं, 96 का और 404 का। तो आपको पता है मैंने बताया था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है और फिर उसमें सबसे छोटी घात देखना है। तो उभयनिष्ठ कौन सा है, 2 उभयनिष्ठ है, लेकिन इसमें एक है 2 घात और एक है 5 घात। तो इसमें छोटी घात क्या है, 2 की पावर 2। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखा मैंने। फिर लिखा 100, यहाँ 101 है, क्या इसमें 101 है, नहीं है। यहाँ पे 3 भी है, सॉरी 3 गुणते 1 भी है। तो क्या है, नहीं। यहाँ 3 है, इसमें 3 है, नहीं है। तो इसका मतलब हो गया आपका 2 के पावर 2, मतलब कि 2 दूना 4 गुणते 1, मतलब 4 आपका एक HCF निकल जाएगा। फिर आप कह रहे हैं कि फिर आप LCM भी निकाल के दिखाइए। तो हम LCM निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे LCM निकाल देता हूँ। LCM आप किसका निकाल रहे हैं, LCM आप निकाल रहे हैं 96 और 404 का। 96 कामा 404 का LCM क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या है कि उभयनिष्ठ सबसे बड़ी घात। तो उभयनिष्ठ सबसे बड़ी घात क्या होगा, 2 की पावर, उभयनिष्ठ नहीं सॉरी संबद्ध सबसे बड़ी घात 2 की पावर 5 लिख दिया। ठीक है। अब फिर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, संबद्ध 3 भी है और यहाँ पे 101 भी लिखेंगे। अब इसको गुणा कर दीजिएगा। 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 3 एक कम 3 0, 3 एक कम 3 303। अब यहाँ गुणा कर लीजिए, 303 ऊपर लीजिए, यहाँ 32 लिख दीजिए। यहाँ 6 0 6, यहाँ पे 3 त्रिका 9 0, 3 त्रिका 9 6 9 6 9। तो ये आ जाएगा 96। इस तरीके से आपका LCM भी मिल गया। ओके। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा ये एक्सरसाइज, ये उदाहरण। ओके स्टूडेंट्स, आपको मैंने अभी 3 उदाहरण NCERT के हमने समझा दिए हैं। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास भी है कि आपको वो तीनों उदाहरण समझ में आ गए होंगे और जो जितना मैंने एक थियरी और कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बताया अभी तक वो सब समझ में आ गया होगा। अब मैं उदाहरण 4 पे आता हूँ। उदाहरण 4 कहता है कि संख्या 6 72
और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? आप निकाल लीजिए। 6 को ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणित 3 गुणित 1। फिर आप अब इसके बाद आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे 72 का अभाज्य गुणनखंड। 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। आप ऐसे निकालेंगे, 72 लिखेंगे, यहाँ 2 तिहाई 6 और 2 6 12। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 9 18, फिर 3 त्रिक्का 9 और फिर 3 एकम 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? 72 बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 1 2 3, तो 2 की पावर 3 गुणित 3 की पावर 1 2, 2 गुणित 1। यहाँ तक समझ में आया? अब हम 120 का गुणनखंड निकालेंगे। 120 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना? तो 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, सेम प्रोसेस है। तो अब क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 120, अब यहाँ पे लिखेंगे 2 6 12, फिर 2 तिहाई, फिर 2 15, 3 5 15, 5 एकम 5। तो 120 को आप क्या लिख देंगे? 2 गुणित 2 गुणित 3 बार है 2, फिर 3 गुणित 5 गुणित 1। इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 1। तो अब आपको हम पहले क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो HCF निकाला मैंने। HCF किसका निकाल रहे हैं हम? 6 का निकाल रहे हैं, कॉमा 6 का निकाला, कॉमा 72 का, कॉमा 120, ऐसे लिखेंगे बराबर। अब इसमें हमको देखना होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड और सबसे कम घात वाली का। तो सबसे छोटी घात का क्या है? पहले उभयनिष्ठ लिखेंगे, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब इनमें सबसे छोटी कौन सा है? 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 लिखेंगे हम गुणते। अब उभयनिष्ठ दूसरा देखेंगे, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन सबसे छोटी कौन सा घात है? 1 वाला, तो 3 की पावर 1 लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि 1 है, अब 5 भी सब उभयनिष्ठ नहीं है तो हम इतना ही लेंगे, फिर 1 आ जाएगा। तो 2 गुणित 3 गुणित 1 मतलब कि 2 3 6। आपका HCF क्या आ जाएगा? आपका HCF ऐसे लिखते हैं ना पूरा, HCF 6 कामा 72 कामा 120 बराबर 6। समझ में आ गया होगा? ठीक है, ये बात आ गई। अब LCM निकालिए। LCM क्या हो जाएगा? LCM किसका निकाल रहे हैं हम? वही 6 कामा 72 कामा 120 का। क्या हो जाएगा बताइए? इसमें हम देखते हैं कि संबद्ध सबसे बड़ी घात। तो संबद्ध सबसे बड़ी घात क्या है? 2 2 2, तो 2 की पावर 3 सबसे बड़ी घात है, 2 की पावर 3 हमने। फिर हमने देखा 3 3 3, तो इसमें सबसे बड़ी घात 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 लिख दिया। फिर लिखा हमने, अब इसमें है ही नहीं कोई, इसमें खत्म। अब इसमें 5 है तो यहाँ 5, अब गुणित 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये हो गया 5। 8 पंचे 40 और 4 9 36, तो 360 आ जाएगा। तो LCM आपका क्या आ गया? LCM किसका? 6 का, 72 का और 120 का कितना आ गया? 360। ठीक है, आई होप हमने जितना अभी तक अध्याय 1 का पार्ट 1 वीडियो में जितनी चीजें हमने बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।
स्टूडेंट्स, हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि तीन संख्याओं का हमने एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला। तो जैसे हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, पिछले मतलब टॉपिक में आपने पढ़ा था कि उसमें हमने बताया था कि दो संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकालें और एलसीएम निकालें तो उनका गुणनफल बराबर होगा दोनों संख्याओं के गुणनफल के। लेकिन यहाँ पे तीन संख्याओं का अगर केस आ जाएगा तो तीन संख्याओं के केस में बराबर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आपको एमसीक्यूज में या फिर आपको आप सोचेंगे कि चेक करते हैं सही या गलत, लेकिन ऐसा कभी आप मिस्टेक नहीं करना। ये 6 उड़ते 72 उड़ते 120 जो अभी अभी जस्ट आपको क्वेश्चन समझाया था, उसमें आप इसको गुणा करिए और उसके एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करिए, ये कभी बराबर नहीं आएंगे। तो इसलिए ये चीज़ नहीं आप प्रूव कर सकते और ये चीज़ नहीं करेक्ट है मैथमेटिकली। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बराबर नहीं होंगे। कि अगर तीन मतलब यहाँ पे ये लिखा भी है कि तीन संख्याओं का गुणनखंड उनके एचसीएफ एलसीएम के गुणनखंड के बराबर नहीं होता। तो अर्थात कि अगर आप तीन संख्याएं लिए और तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला और उन तीनों संख्याओं का गुणनखंड किया, गुणनफल किया, तो वो गुणनफल बराबर नहीं आएंगे। ओके, थैंक यू।